शुरू करेंगे इस टॉपिक से जिसका नाम है पॉइंटर्स। तो ये जो पॉइंटर टॉपिक है इसमें आपको बेसिकली क्या सीखना है कि पॉइंटर भी एक डेटा टाइप होता है। पॉइंटर जो आप सुन रहे हैं वो भी एक डेटा टाइप है और ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके मदद से आप किसी दूसरे वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। यानी पॉइंटर क्या करेगा, किसी अनदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है और उसी को कहते हैं कि मेरा पॉइंटर उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है जिसका एड्रेस को मेरा पॉइंटर स्टोर करके बैठा होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा पॉइंटर का, सुने आप। सबसे पहले तो एक बात याद रखें, इट इज द, यानी पॉइंटर के बारे में क्या बात याद रखें, इट इज द डिराइव्ड डेटा टाइप। यानी फर्स्ट पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि पॉइंटर दरअसल में डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो किसी फंडामेंटल डेटा टाइप के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए पॉइंटर को क्या बोलेंगे कि पॉइंटर दरअसल में डिराइव्ड डेटा टाइप है, क्योंकि ये डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप पे निर्भर करेगा। फंडामेंटल डेटा टाइप कहने का मतलब इंट, फ्लोट, उन सब के ऊपर हमारा जो पॉइंटर डेटा टाइप है वो डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको इट इज डिराइव्ड डेटा टाइप कह रहे हैं। पर एक बात याद रखें पॉइंटर वेरिएबल के बारे में, क्या लिखा देखिए, अ पॉइंटर वेरिएबल इज सेम एज, a pointer variable is same as simple variable। पता आप जो पॉइंटर वेरिएबल पढ़ेंगे आज उसको आप देखिएगा कि वो लगभग सिंपल वेरिएबल के जैसा ही नजर आएगा। सिंपल वेरिएबल मतलब जैसे इंट फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल ऑलमोस्ट उसी की तरह आपको देखने को मिलेगा। अ पॉइंटर वेरिएबल इज सेम एज सिंपल वेरिएबल but it stores the address of another variable instead of storing the simple values। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो बिल्कुल सिंपल वेरिएबल की तरह देखने में नजर आएगा, बट इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पर एक बात याद रखेंगे कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। यानी पॉइंटर देखने में तो आपको सिंपल वेरिएबल की तरह दिखेगा, पर स्टोर का जब बात उठेगा तो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करेगा, किसी अनदर वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द सिंपल वैल्यूज। मतलब सिंपल वैल्यू, मामूली वैल्यू को स्टोर करने के बजाय वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करेगा। ये कहानी है पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि इन द इट हेल्प्स इन द डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि इसमें ध्यान रखें कि आपका जो पॉइंटर है वो डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। और ये डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, इसको समझने से पहले आपको पॉइंटर का क्रिएशन, पॉइंटर का इस्तेमाल, ये सब करना सीखना होगा। तब आप ये जो बेनिफिट हम लिखे हैं पॉइंटर के बारे में कि इट हेल्प्स इन द डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये जो लिखा है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये टॉपिक समझने से पहले आपको पहले सिंपली ये समझना होगा कि पॉइंटर कैसे क्रिएट होता है, पॉइंटर कैसे कंट्रोल करता है किसी दूसरे वेरिएबल्स को, पॉइंटर से कैसे उन वेरिएबल्स के वैल्यू को एक्सेस करते हैं, चेंज करते हैं। उन सब चीजों को पहले आप सीखिए, तब आप बाद में सीख पाएंगे कि डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट बोलते किसको है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि पॉइंटर का घोषणा कैसे होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंटर के डिक्लेरेशन के बारे में कि आखिर पॉइंटर का डिक्लेरेशन यानी पॉइंटर का घोषणा किस प्रकार होता है। तो देखिए,
पॉइंटर तो डिराइव्ड डेटा टाइप है, यानी पॉइंटर को बनाना चाहते हैं तो आपको निर्भर होना पड़ेगा फंडामेंटल डेटा टाइप पर। तो घोषणा के समय उसका जो सिंटैक्स है वो हम आपको यहां बता रहे हैं कि सबसे पहले आप कह देंगे कि कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए। पॉइंटर बनाने से पहले आप कह देंगे कि कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए। बगल में आपको एक एस्टेरिक का सिंबल देना होगा, एस्टेरिक सिंबल, और उसके बगल में आपको यहां पे लिखना होगा पॉइंटर वेरिएबल का जो भी नाम आपने सोच रखा है वो नाम आपको वहां पर देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। सुनिए, अगर हम डेटा टाइप में सपोज कीजिए इंट चुने, अगर हम डेटा टाइप में इंट चुने उसके बाद हम ये एस्टेरिक का सिंबल लगाए, अब पॉइंटर वेरिएबल का जहां नाम देना है वहां पे नाम सपोज करो हम पी लिख दिए। तो देखो ये जो स्टेटमेंट यहां लिखा है इंट स्टार पी, इस स्टेटमेंट को लिखने का मतलब है कि कंप्यूटर के मेमोरी में इंटीजर टाइप का पी के नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो गया। आप लोग पहले भी इस टाइप का वाक्य लिखते थे पर उसमें स्टार नहीं हुआ करता था, आप सिर्फ इंट पी इस टाइप का लिखा करते थे। तो जब आप इंट पी लिखा करते थे तो क्या होता था, इंटीजर टाइप का पी के नाम से एक घर बन जाता था। जब आप इंट पी लिखते थे तो इंटीजर टाइप का पी के नाम से एक घर बन जाता था, लेकिन इसमें आप एक मामूली इंटीजर वैल्यू रख पाते थे। मतलब कि आपका जैसे इंटीजर नंबर नहीं होता 9 10 30 40 जो आप देते हैं, जो आप टाइप करके सौंपते हैं, इंट पी करने से उसमें इंटीजर टाइप का सिंपल वैल्यूज स्टोर होता। पर जब आप इसमें एस्टेरिक का निशान लगा देंगे तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल फिर से बना, पर ये वेरिएबल दरअसल में स्टार लगाने के चलते पॉइंटर है। और जब कोई पॉइंटर क्रिएट होता है, जब आप कोई पॉइंटर का निर्माण करते हैं तो ये जो मेरा पॉइंटर है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इसके अंदर आप सिंपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि पॉइंटर जब वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी उसी हिसाब से बन रहा है जैसे पहले आप इंट के लिए बनाते थे, लेकिन क्वालिटी का फर्क है। क्या क्वालिटी का फर्क है कि जो इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल आप यहां पे बना रखे हैं ये अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर सकता है किसी दूसरे वेरिएबल का। पर अभी जब मेरा पॉइंटर का निर्माण हुआ, हम लोगों ने इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं भेजा है, तो इसके अंदर अभी कोई अननोन एड्रेस जमा है। मेरे पॉइंटर में अभी अननोन एड्रेस जमा है। एड्रेस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर का काम है एड्रेस स्टोर करना, और जो मेमोरी एड्रेस है वो किसी वेरिएबल को कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट करता है। तो आप लोग जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में उस वेरिएबल का जो घर बनता होगा उसको कंप्यूटर कुछ ना कुछ एड्रेस मुहैया कराता होगा, तो वो एड्रेस को पॉइंटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है। पर अभी तक तो आपने बताया नहीं कि आपका ये पॉइंटर किस एड्रेस को रखने वाला है। तो आपके पॉइंटर में आप देखेंगे क्या कि कोई अननोन वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। तो जब पॉइंटर बना तो उसके अंदर कोई अननोन वैल्यू है जो कि गार्बेज वैल्यू है, वो किसी अनजाना सा एड्रेस को स्टोर करके बैठा है। तो सोचिए मेरा पी नाम का पॉइंटर अगर कोई अनजाना, कोई अननोन एड्रेस स्टोर करके बैठा है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि माई पॉइंटर पॉइंट्स टू, आपका पॉइंटर पॉइंट्स टू किसको पॉइंट कर रहा है, अननोन को। अननोन को मतलब पता ही नहीं किसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर पॉइंट्स टू अननोन, वो किसी अनजाने में लगा है, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि आपके पॉइंटर में जो गार्बेज वैल्यू है वो किसका एड्रेस है। ये तो आपको पता ही नहीं है ना, क्योंकि आप उसमें अभी सौंपे कहाँ हैं, आप अभी इनिशियलाइज कहाँ किए हैं, आप अभी शुरुआत कहाँ किए हैं। तो जब तक आप पॉइंटर बना के शुरुआत नहीं करते तब तक आपके पॉइंटर के भीतर में गार्बेज वैल्यू होगा। अब वो गार्बेज वैल्यू कोई अननोन एड्रेस होगा, और जब आपके पॉइंटर में कोई अननोन एड्रेस होगा यानी आपका पॉइंटर किसी अननोन घर को पॉइंट कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। इसीलिए लिखा है पॉइंटर पॉइंट्स टू अननोन। तो फिलहाल के लिए
हम लोगों का जो पॉइंटर है वो किसी अनजाने को, किसी अननोन को पॉइंट कर रहा है। अभी तक का ये स्थिति है। तो आप देख रहे होंगे कि पॉइंटर बनाने का जो प्रोसेस है वो रफली सिंपल वेरिएबल जैसा ही प्रोसेस है। जैसे आप सिंपल वेरिएबल में नहीं लिखते थे इंट एक्स, उसी तरह से इंट स्टार पी किए हैं। खाली स्टार ही तो एक्स्ट्रा दिख रहा है, पर इस स्टार के दिखने के चलते क्वालिटी में फर्क हो गया है। क्या फर्क हो गया है स्टार लगाने से? फर्क ये हो गया है कि जैसे आप इंट स्टार पी किए तो पी के नाम से पॉइंटर का निर्माण हुआ, और आपके पॉइंटर में कोई गार्बेज वैल्यू, कोई अननोन वैल्यू जाके जमा हो गया। तो इस तरीके से आपके पॉइंटर में कोई गार्बेज या अननोन एड्रेस समा गया है। बस ये फर्क है इसका, मतलब वैल्यू स्टोर करने में फर्क है, पर देखने में ऑलमोस्ट सिंपल जैसा ही दिख रहा है। तो सर मेरा पॉइंटर अभी तो गार्बेज वैल्यू लेके बैठा है सर, जिसको आप कह रहे हैं कि वो कोई अननोन एड्रेस है। तो सर मेरा पॉइंटर मेरे बताए गए एड्रेस को कैसे पॉइंट करेगा? सर ये मेरा पॉइंटर मेरे बताए गए किसी वेरिएबल के एड्रेस को कैसे पॉइंट करेगा? अब बातचीत इस मुद्दे का है। तो वो सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे अब डिस्कशन करने क्या जा रहे हैं? देखिए, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, जिसका नाम है इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर। इसका मतलब अब हम लोग पॉइंटर का शुरुआत कैसे करेंगे, यानी कि इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर का जो कहानी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पॉइंटर का निर्माण कैसे होता है ये बात तो आप यहाँ पे समझ गए हैं। पॉइंटर का निर्माण कैसे होता है ये बात तो आप समझ गए हैं। पॉइंटर का निर्माण ऐसे होता है, इस तरह से। तो पॉइंटर का निर्माण कैसे होता है ये आप समझ गए हैं, लेकिन पॉइंटर को वैल्यू कैसे देना है, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करना है, वो अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम क्या लिखा है? इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर को शुरुआत करना, पॉइंटर को इनिशियलाइज करना, वो बात यहाँ पे अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, पॉइंटर इनिशियलाइज करने के लिए पहले हम आपको सिंटैक्स बताना चाहेंगे। तो पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स कैसा है, सॉरी पॉइंटर शुरुआत करने का सिंटैक्स कैसा है वो समझिए। देखिए, जब आप यहाँ पे डेटा टाइप लिख के कोई वेरिएबल बनाए, कॉमा करके स्टार पॉइंटर वेरिएबल बनाए। फिर से सुनिए, पहली इस लाइन में हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के हिसाब से एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाए और एक पॉइंटर का वेरिएबल बनाए। फिर आप बाद में जाके क्या लिख रहे हैं, देखिए, पॉइंटर इज इक्वल टू, पॉइंटर का नाम क्या है? पीटीआर, जो भी नाम आप दिए होंगे। तो पीटीआर इज इक्वल टू, यहां पे एक निशान यूज करना होता है, एंड का निशान, और उसके बाद आपको लिखना होगा वेरिएबल का नाम, यहां पे लिखना होगा। तो ऐसा लिखने से, देखिए, ऐसा स्टेटमेंट लिखने से पॉइंटर का शुरुआत होता है। देखिए, पॉइंटर बनाने के समय डाटा टाइप लिख के आप स्टार लिख के पॉइंटर का नाम देते हैं, लेकिन पॉइंटर को बनाने से तो उसमें गार्बेज वैल्यू आया, जो कोई अननोन सा एड्रेस है। तो आप चाहते हैं कि आपका पॉइंटर आपके बताए गए वेरिएबल के एड्रेस को रख पाए, तो उसके लिए आपको पॉइंटर का नाम देना होगा। देखिए, पॉइंटर का नाम देना होगा, फिर आपको इज इक्वल टू देना होगा, और फिर ये लिखना होगा एंड का साइन। तो ये जो एंड का साइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ। अब आप इस पूरा सेंटेंस को पढ़िए, पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का नाम है। तो इस निशान की बदौलत हम लोग किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस डिटेक्ट करते हैं और उसको अपने पॉइंटर में जाके सौंप देते हैं। हम आपको बोले थे ना, पॉइंटर में मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा किसी वेरिएबल का। तो जिस वेरिएबल का आपको मेमोरी एड्रेस चाहिए, आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिख दीजिए। तो उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो किसको सौंप देंगे? पॉइंटर को सौंप देंगे। तो इस तरह से पॉइंटर का शुरुआत हो जाएगा, उस पॉइंटर का जिसमें अभी थोड़े वक्त पहले गार्बेज वैल्यू ठूस के भरा हुआ था। अब आप पॉइंटर को अपने हिसाब से किसी वेरिएबल का एड्रेस डिटेक्ट करके सौंप रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखकर चलिए दिखाते हैं। देखिए, ये तो सिंटैक्स था, आप एग्जाम्पल सुनिए। पता है, अगर हम डेटा टाइप के जगह पे क्या लिखे? इंट। हम इंटीजर पे वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इंट। सुनो, वेरिएबल की जगह पे हम वेरिएबल का नाम चलो एक्स ले लेते हैं। यानी कि हम क्या किए,
इंटीजर टाइप का x के नाम से वेरिएबल बना दिए, कॉमा करके हम उसी में स्टार पीटीआर के जगह स्टार पी लिख दिए। चलिए सुनो, अगर कोई ऐसा वाक्य लिखता है तो इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या होगा, कंप्यूटर के मेमोरी में x के नाम से एक घर बन गया, इंट x करोगे तो x के नाम से एक घर बन गया, और क्योंकि आपने स्टार पी किया है तो p के नाम से पॉइंटर का एक घर बन गया। यानी कि जब आप इंट x किए तो x के नाम से एक घर बन गया, और स्टार p किए तो p के नाम से पॉइंटर का एक घर बन गया। अब देखो दोनों का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर है। तो एक बात तो कंफर्म है, आप यहां पे x को वैल्यू नहीं दिए हैं अब तक, और आप अपने पॉइंटर को वैल्यू नहीं दिए हैं अब तक। तो जब आप x को भी वैल्यू नहीं दिए हैं, p को भी वैल्यू नहीं दिए हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छी तरह मालूम है कि अभी के लिए तो उसमें गार्बेज वैल्यू जमा होगा। फिर से सुनिए, जब आप इंट x का घर बनाते हैं तो कंप्यूटर के मेमोरी में x के नाम से इंटीजर टाइप का एक घर बना, वैल्यू दिए नहीं है x को, तो x के भीतर में कोई अननोन वैल्यू, गार्बेज वैल्यू जमा हो गया। सिमिलरली हम इंटीजर टाइप का जैसे x का घर बनाए हैं, हम इंटीजर टाइप का स्टार p लगा के पॉइंटर के लिए भी एक घर बनाए हैं। तो जब आप यहां पे स्टार p लगाएंगे तो स्टार p करने से p के नाम से पॉइंटर का एक घर बन गया, और उसको हम क्योंकि वैल्यू नहीं सौंपे हैं अब तक, तो उसके अंदर अभी गार्बेज वैल्यू है। पर एक बात का ध्यान रखें, जब भी मेमोरी में कोई घर बनता होगा तो कंप्यूटर उस घर को कोई ना कोई एड्रेस देता होगा, उस घर का कोई ना कोई रूम नंबर होगा, मेमोरी का कोई पोजीशन होगा। सपोज कीजिए मेरा ये जो घर है, इस घर का जो एड्रेस है, मान लीजिए कि वो एड्रेस 2000 है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि x के नाम से जो रूम एलोकेट हुआ है उसका रूम का नंबर यानी कि मेमोरी एड्रेस कहें तो 2000 है, ऐसा मान लेते हैं। फिर सुनिए, एक इंटीजर अगर C++ में 2 बाइट्स स्टोर किया है, फिर से सुनिए, एक इंटीजर अगर 2 बाइट स्टोर किया है और अगर x का एड्रेस 2000 है, तो आप देखेंगे कि ये तो 2 बाइट कैप्चर किया होगा क्योंकि वो इंटीजर है, तो 2 बाइट्स के बाद 2002 आता है। तो p नाम का जो पॉइंटर है, इसका जो एड्रेस है, तब आप देखेंगे कि वो 2002 हो गया। मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, मेमोरी में कौन सा एड्रेस मिला है x को और p को हमको पता तो नहीं है, आपने देखा तो नहीं है। मान लीजिए कि x के नाम से जो घर बना मेरे कंप्यूटर में, हो सकता है कि उसका एड्रेस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2000 अलॉट किया। क्योंकि एक इंट अगर मेरे सिस्टम में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो अगर इसका एड्रेस 2000 है तो 2 बाइट्स के बाद यानी कि 2002 पे p का एड्रेस सुनिश्चित होगा, तो p का एड्रेस 2002 होगा, ऐसा मान लेते हैं। चलिए, लेकिन सुनिए, हम क्या चाहते हैं, मेरे पॉइंटर में x का एड्रेस हम स्टोर करवाए। आपको पता है अगर p पॉइंटर है, देखो अगर मेरा p पॉइंटर है तो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो एड्रेस स्टोर कर सकता है। अगर मेरा p पॉइंटर है तो उसमें ताकत है कि वो क्या स्टोर कर सकता है, एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने p में x का एड्रेस स्टोर करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सुनिए, क्या नाम है मेरे पॉइंटर का, ध्यान से देखो, ये मामूली घर है x, और स्टार p लगाने से ये एक स्पेशल घर है जिसको पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है मेरे पॉइंटर का, p। तो पता है हमको क्या लिखना होगा, पॉइंटर का नाम लिखना होगा p, और इज इक्वल टू करके, ध्यान से देखना, मेरे पॉइंटर का नाम p है तो हम p लिखेंगे, और इज इक्वल टू करके यहां पे हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ। पता ये जो एंड का साइन आप लिख रहे हैं, इसको यहां पे पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ। ओके, तो एड्रेस किसका चाहिए, p नाम के पॉइंटर में किसका एड्रेस चाहिए रखने के लिए, x का चाहिए। सो यू विल राइट p बराबर एड्रेस ऑफ x। पता आपको ये सेंटेंस लिखना होगा। जानते हैं जब आप p बराबर एड्रेस ऑफ x लिखिएगा तो ऐसा करने से क्या होगा, x का मेमोरी में कोई एड्रेस है, ध्यान से देखिए, x नाम के वेरिएबल का कंप्यूटर मेमोरी में कोई एड्रेस है जो मशीन ने उसको अलॉट किया है।
तो वो एड्रेस यहां से डिटेक्ट हो गया इस निशान के चलते, क्योंकि इस निशान का काम है एड्रेस डिटेक्ट करना। तो एड्रेस ऑफ एक्स क्या किया, एक्स का जो भी एड्रेस कंप्यूटर अलॉट किया होगा उस एड्रेस को ये फाइंड करके लाएगा और मेरे पॉइंटर में धकेल देगा। तो मेरे पी नाम के पॉइंटर में एक्स का मेमोरी एड्रेस जाके जमा हो गया। अब पता है जब मेरे पी नाम के पॉइंटर में एक्स का जब एड्रेस जमा हो गया तो एक्स का एड्रेस 2000 तो हम ना एग्जांपल में अज्यूम किए हैं, पर हो सकता है किसी के सिस्टम में एक्स का एड्रेस 4000 हो, किसी के सिस्टम में 1245 हो, वी डोंट नो कि क्या एड्रेस है नहीं है। वो तो इस एग्जांपल में हम 2000 माने हैं, तो मेरे पी नाम के पॉइंटर में जब हम एक्स का एड्रेस को सौंपे हैं तो मेरे पी में 2000 रख के दिखा रहे हैं हम। तो ये कितना इरिटेटिंग काम है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा एड्रेस मशीन आपको दे रहा है। तो आज के बाद से थ्योरी में आप क्या करेंगे, देखिए इंटीजर टाइप का अगर एक्स के नाम से कोई घर बना तो आप घर बना लीजिएगा, और इंटीजर टाइप का पी नाम से पॉइंटर बना तो आप पी नाम का पॉइंटर बना लीजिएगा, बस ऐसे ही। और सुनिए, पी नाम के पॉइंटर में हम लोगों ने एक्स के एड्रेस को सौंपा, तो सुनिए अगर पी नाम के पॉइंटर में हम लोगों ने एक्स के एड्रेस को सौंपा तो मेरे पी में एक्स का मेमोरी एड्रेस समा जाएगा और हम लोग कहेंगे कि पी हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू एक्स, ऐसा बोलेंगे। यानी मेरे पी नाम के पॉइंटर में अगर एक्स का एड्रेस स्टोर हो गया है तो मेरा पी नाम का पॉइंटर एक्स को पॉइंट कर रहा है। तो इस चीज को थ्योरी में जब आप ऐसे कहेंगे तो एक्स का एड्रेस 2000 है कि एक्स का एड्रेस 1245 है कि एक्स का एड्रेस 4000 है, अब आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आपको इतना पता है कि आपके पी नाम के पॉइंटर में एक्स का एड्रेस है जो भी है। अगर आपके पॉइंटर में एक्स का एड्रेस है यानी पी के पास उसका पता है तो ये उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आप खाली उसको एरो लिख के दिखा दीजिए कि पी इज पॉइंटिंग टू एक्स, यानी एक्स का नियंत्रण, एक्स का जो एड्रेस है वो पी के हाथों में है, ऐसा मानिए। अब तो अब आप यहां एड्रेस को लिख लिख के परेशान मत होइए, शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे इस चीज को। अब एक्स का एड्रेस 2000 है 10,000 है कोई मतलब नहीं, बस एरो खींचो और शांत हो जाओ। तो आइंदा से पॉइंटर अगर किसी घर को, पॉइंटर अगर किसी वेरिएबल को पॉइंट करता होगा तो आप खाली एरो खींच के बात खत्म कीजिए, क्योंकि ये पॉइंटर उसके एड्रेस को पकड़ा है, उसको थ्योरी में एरो खींच के रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, पॉइंटर का अभी थोड़ी देर पहले तक जो वैल्यू था वो गार्बेज वैल्यू था, लेकिन अब आपके पॉइंटर में इनिशियलाइज हो गया है। इनिशियलाइज करने का मतलब आपका पॉइंटर शुरुआत हो गया है। तो पॉइंटर को शुरुआत करने का मतलब हम लोग उसमें पहली दफा कोई एड्रेस सौंपे हैं, और जब अपने पॉइंटर को हम लोग कोई एड्रेस सौंपेंगे तो आपका पॉइंटर उस एड्रेस को पकड़ लेगा, तो आपका पॉइंटर उसको पॉइंट करने लग गया, ऐसा उसको समझते हैं, कहते हैं। तो मेरा पी नाम का पॉइंटर एक्स नाम के घर को पॉइंट करने लग गया, ऐसा उसको आप मानिए। तो ये कहानी है पॉइंटर के इनिशियलाइजेशन के बारे में। अब एक बात सुनिए, ध्यान से देखिए, जब पी नाम का पॉइंटर एक्स को पॉइंट कर रहा है तो ये ठीक ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक्स यहां पर कोई टीवी है, एक्स यहां पर कोई टीवी है और पी उसका रिमोट है। एक्स यहां पर टीवी है और पी उसका कोई रिमोट है, क्योंकि एक्स का कंट्रोल पी के हाथ में है। पी एक पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग टू एक्स, तो इट विल बिहेव लाइक अ रिमोट एंड एक्स इज अ टीवी। अब आप इस पॉइंटर के द्वारा जो चाहे एक्स में चेंज ला सकते हैं, यानी पॉइंटर के द्वारा आप एक्स को क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं तो एक्स का नियंत्रण पी के हाथ में है, तो पी जब चाहे एक्स के वैल्यूज के साथ खेल खेल सकता है। और ये कैसे किया जाता है वो अब यहां पे हम बताते हैं, सुनिए। देखिए, अगर यहां पे कोई लिखता है x इज इक्वल टू 9, इस लाइन का मतलब तो हर बच्चे को पता है। देखो, घर किस नाम से बना था, x के नाम से। आप x को कितना सौंप रहे हैं, x जो वेरिएबल है उसको आप कितना सौंप रहे हैं, 9। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरे x में स्टोर हो जाएगा 9। तो x में गार्बेज हट के स्टोर क्या हो जाएगा, 9। सर तो इसमें नया क्या है, x में तो 9 हम लोग हमेशा देते हैं सर, नया क्या है। सुनिए, x को क्योंकि p नाम का पॉइंटर कंट्रोल कर रहा है, x को p नाम का पॉइंटर कंट्रोल कर रहा है,
तो अगर x को 9 देना था तो आपने डायरेक्टली लिखा x बराबर 9। तो क्योंकि x को डायरेक्टली 9 दे सकते थे आप, ये तो आम बात है। नया बात तो ये सीखना था ना कि आपका पॉइंटर x का वैल्यू के साथ खेल कैसे खेलेगा, सीखना तो आपको ये है। तो सुनिए, अगर x का वैल्यू में 9 आपको पॉइंटर के द्वारा देना है, x का वैल्यू में 9 अगर आपको पॉइंटर के द्वारा देना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहां पे, देखिए क्या आपको लिखना होगा, स्टार p इज इक्वल टू 9। पता है इस सेंटेंस में जो लिखा आपने स्टार p इज इक्वल टू 9, ऐसा लिखने से x इज इक्वल टू 9 समझा जाएगा, यानी कि x को 9 मिल जाएगा। तो x को 9 देने के लिए आप स्टार p इज इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं। और यहां जो स्टार है, इस स्टार को पता है अब हम लोग क्या नाम देंगे? ये जो यहाँ स्टार का साइन है, पता है इस स्टार साइन को क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे डी रेफरेंसिंग, या इसको एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। पता है जब आप स्टार p इज इक्वल टू 9 लिखेंगे तो आप इसको कहेंगे कि डी रेफरेंसिंग p। डी रेफरेंसिंग p का मतलब हुआ कि p जिसको पॉइंट कर रहा है, डी रेफरेंसिंग p का मतलब हुआ p जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी p जिसको रेफर कर रहा है, उस पे अटैक करना है, उसको इस्तेमाल करना है, उसी को डी रेफरेंस करना बोलते हैं। तो डी रेफरेंसिंग का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन का मतलब हुआ आपका पॉइंटर जिस दिशा में पॉइंट कर रहा है, आपका पॉइंटर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इन डायरेक्शन का मतलब हुआ कि आप उसी दिशा में चले जाइए और उसको यूज कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए। यानी कि डी रेफरेंसिंग का और इनडायरेक्शन का मतलब हुआ कि हम लोगों का पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके बैठा है, डी रेफरेंस करने से आप उस वेरिएबल को जाके सीधे सीधे इस्तेमाल कर लीजिए, सीधे सीधे उसको एक्सेस कर लीजिए, उसी को डी रेफरेंस करना बोलते हैं। तो इसका काम क्या है देखिए आप, ये ऑपरेटर क्या करेगा? इस ऑपरेटर के बारे में लिखा है यूज्ड टू एक्सेस। एक्सेस करना मतलब इस्तेमाल करना। यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल। पता है आप डी रेफरेंसिंग करके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना मतलब उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वैल्यू देना हो चाहे वैल्यू लेना हो। तो इट इज यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? वो वेरिएबल जो पॉइंटेड बाय द पॉइंटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है वो क्या करता है? उस वेरिएबल को एक्सेस करता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर उस वेरिएबल को एक्सेस करता है, यूज करता है, जिसको पॉइंटेड बाय द पॉइंटर, मतलब जिसको कोई पॉइंटर पकड़ के बैठा है, जिसको कोई पॉइंटर पॉइंट करके बैठा है। तो उस चीज को यहां पे लिखे हैं, इस चीज को हम लोग यहां पे लिखे हैं क्या कि डी रेफरेंस ऑपरेटर उसको नाम दिए हैं और उसको लिखे हैं यूज टू एक्सेस द वेरिएबल पॉइंटेड बाय द पॉइंटर। तो ध्यान से देखो यहां पे, देखो x नाम का वेरिएबल है, x नाम का वेरिएबल है, वो किसके द्वारा पॉइंट हो रहा है? तो जो x नाम का वेरिएबल है वो p नाम के पॉइंटर के द्वारा पॉइंट हो रहा है। x नाम का वेरिएबल p नाम के पॉइंटर के द्वारा पॉइंट हो रहा है। तो x नाम के वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंटर p को डी रेफरेंस करना होगा। और जब आप पॉइंटर को डी रेफरेंस p करके लिखेंगे तो इसका मतलब इसी के इक्विवेलेंट होगा। फिर से सुनिए, p पॉइंट x को कर रहा है, p जो है वो x को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप x को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने पॉइंटर को डी रेफरेंस करिए, क्योंकि जब आप अपने पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द सेम वेरिएबल। तो माय p वाज पॉइंटिंग टू x, तो p को डी रेफरेंस करने से वो सेम वेरिएबल x के ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मेरे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। तो आप डी रेफरेंस p में 9 दीजिए, चाहे x में 9 दीजिए, ऐसा करने से आपके x का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो ये कहानी था पॉइंटर क्रिएट करने का। देखिए, पॉइंटर क्रिएट करने का, पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का। और जब आपका पॉइंटर किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेता है तो उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग डी रेफरेंसिंग करते हैं, इन डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो कहानी हम लोग यहाँ पे सुन रहे थे।
अब यहाँ पे देखिए हम इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, छोटा सा वैल्यूज लेकर। ये देखिए एक एग्जाम्पल हम क्रिएट कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम लिखे इंट a इज इक्वल टू 4 कॉमा बी इज इक्वल टू 8 कॉमा सी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या हुआ होगा, इस स्टेटमेंट को लिखने से कंप्यूटर के मेमोरी में इंटीजर नेचर का 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुआ होगा। फिर से सुनिए, इंट a इक्वल्स 4 b इक्वल्स 8 c करने से क्या हुआ, मेमोरी में 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुआ। फर्स्ट इज a, इट्स वैल्यू इज 4, सेकेंड इज b, इट्स वैल्यू इज 8 एंड थर्ड इज व्हाट, c। और c में ध्यान से सुनिए, c में वैल्यू नहीं दिए हैं, सी में हम वैल्यू अभी तक नहीं दिए हैं, तो सी में अभी तो गार्बेज वैल्यू होगा, माइंड इट। अच्छा सुनिए, हम चाहते हैं ए और बी को जोड़ा जाए और उसका जो सम आए वो सी को सौंपा जाए, तो आमतौर पे आप क्या लिखते, ए और बी को जोड़ के सी में सौंपना है तो आमतौर पे आप क्या लिखते, आप तो यही लिखते सी बराबर ए प्लस बी, आप तो यही ना लिखते सी बराबर ए प्लस बी। तो इसको लाइन को लिखने से होता क्या, इस वाक्य को लिखने से होता क्या, ए का वैल्यू 4 बी का वैल्यू 8 ऐड होता, ठीक है, अब 4 एंड 8 होता है 12, तो उसका जो सम होता है 12 वो किस में सौंपते, सी में, तो मेरे सी में गार्बेज वैल्यू हट के 12 आ जाता। वेरी इजी। सुनिए, हम आपको यही काम करने को कह रहे हैं कि आप ए और बी को प्लीज जोड़िए, सम करिए और सम करके किस में सौंपिए, सी में। हम आपको यही काम करने को कह रहे हैं, पर हम एक्स्ट्रा में आपको हिदायत क्या दे रहे हैं कि यूजिंग पॉइंटर आप ये काम करिए, यानी कि आप ए और बी को जोड़कर सी को सौंपेंगे, बट यूजिंग पॉइंटर आप ये काम करेंगे। ए और बी को जोड़कर जो सी में सौंपेंगे, ये यूजिंग पॉइंटर आपको ये काम करना है। तो देखिए हम लोग उसके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, तो हमको सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ा p। कितना आसान है पॉइंटर बनाना, देखो इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ा p, एक पॉइंटर बनाना पड़ा q और एक पॉइंटर बनाना पड़ा r। तो गौर से देखिए हम यहां 3 पॉइंटर का निर्माण कर चुके हैं। मेरा एक पॉइंटर p नाम का है, मेरा एक पॉइंटर q नाम का है और मेरा एक पॉइंटर r नाम का है। अब गौर से सुनिए, आपने जो पॉइंटर्स बनाया p q और r, पॉइंटर तो आपने बना लिया, लेकिन आप पॉइंटर p q r को वैल्यू नहीं दिए हैं अब तक। तो सुनिए, जब p को q को r को वैल्यू नहीं दिए हैं जब तक, तब तक उनके अंदर गार्बेज वैल्यू होगा। तो मेरे p में भी गार्बेज वैल्यू, q में भी गार्बेज वैल्यू, r में भी गार्बेज वैल्यू अभी होगा। तो हम चाहते हैं p a को पॉइंट करे, तो सुनिए पॉइंटर का नाम लिखिए p इक्वल टू दीजिए और यहां लिख दीजिए एड्रेस ऑफ a। वेरी इजी। तो मेरे p नाम के पॉइंटर में a का एड्रेस जब सौंपा जाएगा, तब जाके आप कहेंगे कि p में अगर एड्रेस ऑफ a है, तब आप कहेंगे कि p इज पॉइंटिंग टू a इन दिस वे। फिर आप क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, तब आप कहेंगे q इज पॉइंटिंग टू b। और जब आप लिखेंगे r इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ c, तब आप कहेंगे r इज पॉइंटिंग टू c। वेरी इजी। तो सुनो, p को a ने पॉइंट किया, सॉरी a को p ने पॉइंट किया, b को q ने पॉइंट किया, c को r ने पॉइंट किया, हो गया। अब सुनिए, आपको c की जगह लिखना होगा d रेफरेंस r, a की जगह लिखना होगा d रेफरेंस p, अब b की जगह लिखना होगा d रेफरेंस q। बात समझिए, इधर सुनिए, x को कौन पॉइंट कर रहा था, x को कौन पॉइंट कर रहा था, p। तो अगर x को p पॉइंट कर रहा था तो x के बराबर d रेफरेंस p हो गया। x को p पॉइंट कर रहा था तो x के बराबर d रेफरेंस p हो गया। सिमिलरली a को कौन पॉइंट कर रहा था, p, तो a जहां लिखना था वहां पे हम d रेफरेंस p लिखेंगे। b को कौन पॉइंट कर रहा था, q, तो b के जगह पे हम लिखेंगे d रेफरेंस q। और c को कौन पॉइंट कर रहा था, r, तो हम लिखेंगे d रेफरेंस r। तो याद रखिए, c को r ने पॉइंट किया तो d रेफरेंस r करने से वो c समझेगा, डी रेफरेंस पी करने से ए समझेगा, डी रेफरेंस क्यू करने से बी समझेगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का मतलब यही चीज है। देखिए हम क्या बोले कि ए को कौन पॉइंट कर रहा था, यहां पे देखिए पी, तो अगर हमको ए और बी को जोड़ के सी में सौंपना है तो आमतौर पे तो हम लोग यही लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। पर बात यह है कि आपको हम ये बोले पॉइंटर से करने को, ठीक है ना। तो जहां पे सी लिखना था वहां पे आप क्या करिए, सी को तो आर पॉइंट कर रहा है, तो क्योंकि सी आर के द्वारा पॉइंट हो रहा था, तो सी के इक्विवेलेंट होने के लिए आपको आर को डी रेफरेंस करना होगा।
इसीलिए हम लोग डी रेफरेंस आर लिखे हैं। तो देखो आर एक पॉइंटर है जो सी को पॉइंट कर रहा था, तो अगर आप डी रेफरेंस आर लिखिएगा तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा सी के। एक बात बताओ, ए को तो पी पॉइंट कर रहा है, तो अगर ए का पॉइंटर पी है तो अगर आप पी नाम के पॉइंटर को डी रेफरेंस पी करेंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ए के। और क्यू जो है वो बी को पॉइंट कर रहा था, तो सोचिए अगर आपका क्यू बी को पॉइंट कर रहा था तो बी पॉइंटेड बाय क्यू था, तो डी रेफरेंस क्यू करेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू बी। तो जब आपने लिखा डी रेफरेंस आर इज इक्वल टू डी रेफरेंस पी प्लस डी रेफरेंस क्यू, तो इसका मतलब क्या इंप्लाइज होगा? इसका मतलब इंप्लाइज होगा डी रेफरेंस आर का मतलब सी हो गया, डी रेफरेंस पी का मतलब ए हो गया, और डी रेफरेंस क्यू का मतलब बी हो गया, यानी कि ए और बी जुड़ के सी को मिला, तो मेरे सी का वैल्यू 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, तो हम वही बताना चाह रहे हैं कि डी रेफरेंस का मतलब क्या होता है, और उसका इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखकर दिखाए। आमतौर पे जो कोडिंग आप ऐसे करते थे, अगर उसको पॉइंटर से करने को कह दिया गया है तो वही कोडिंग को आपको ऐसे करना होगा, पर यह करने के पहले पॉइंटर्स को कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा कि P A का एड्रेस को लेके बैठ गया तो P हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू A, Q अगर B के एड्रेस को ले लिया तो Q हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू B, और R अगर C के एड्रेस को पॉइंट करने लगा तो R हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू C। तो ये करने से पहले ये तो करना पड़ेगा, ये आप समझ के चलिए, और ये करने के लिए फिर आपको पॉइंटर्स का घोषणा करना पड़ेगा। और ये किसको पॉइंट करेगा उसका तैयारी तो हम लोग पहले ही किए हुए हैं ही। अच्छा सुनो, अगर हम कोई रिजल्ट छापना है तो रिजल्ट छापना होगा तो हम सी आउट करके लिखना चाहेंगे। मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, देखो मेरा आंसर तो सी में जमा है, मेरा आंसर 8 और 4 12 वो तो सी में जमा है, तो आंसर छापना है तो हम यहां पे सिर्फ सी भी तो लिख सकते हैं। पर ये बताओ सी को किसने पॉइंट किया? सी को आर ने पॉइंट किया, तो अगर आप यहां लिखेंगे डी रेफरेंस ऑफ आर, तो अगर आप डी रेफरेंस ऑफ आर लिखते हैं तो इसका वैल्यू वही है जो सी का वैल्यू है, क्योंकि डी रेफरेंस आर दरअसल में इक्विवेलेंट है सी के। सी को कौन पॉइंट किया था? आर, तो हम सी के जगह अगर डी रेफरेंस आर लिखें तो कोई गलत नहीं होगा, यानी डी रेफरेंस आर के जगह अगर हम सी भी लिख दें तो सेम होगा। तो इसका आउटपुट जरा बताएं क्या हुआ? इसका आउटपुट हुआ मॉनिटर पे रिजल्ट इज इक्वल टू सी, रिजल्ट इज इक्वल टू, और डी रेफरेंस आर का मतलब हो गया C, and what's the value of C? 12. So this value you are getting over here. तो result is equal to 12 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये कहानी था किसके बारे में? Initializing the pointer and how to access the variable using the pointer। यानी वेरिएबल को आप किस प्रकार एक्सेस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर्स के हेल्प से। तो उसके लिए आपको बस डी रेफरेंस करना होता है, उसका आप यहाँ पे ख्याल रखिए। तो हम लोग अभी तक ये सीखे हैं कि पॉइंटर किस प्रकार बनता है, पॉइंटर का शुरुआत कैसे होता है, पॉइंटर में हम लोग डी रेफरेंस करके किसी वेरिएबल को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंटर टॉपिक को फंक्शन टॉपिक के साथ मर्ज करके, असेंबल करके, जो बेसिक्स हम आपको अभी तक बता रहे थे उनको भी उसमें हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इसीलिए अब जो, हाँ क्या इसमें, कहाँ पे? यहाँ, ये रिपीट करें इसको। देखिए, हम ये बोले कि हमको ए और बी को जोड़कर सी में सौंपना है, तो पॉइंटर को आप भूल जाइए, ये सब मत देखिए, जो ब्लू लाइन में लिखा वो देखिए, वो तो आप समझ रहे हैं। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 8 है, और एक घर है सी। अगर हमको बोला जाता है कि इनको जोड़ के सी में देना है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे ना, सी बराबर ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू में 4 है, बी का वैल्यू में 8 है, 4 एंड 8 होता है 12, तो मेरे सी को 12 मिल जाता है। ये नॉर्मल बात है। नया बात आज आप क्या सीख रहे हैं कि आपको ये काम हम करने को बोले पॉइंटर के बदौलत। तो अगर आपको यही काम पॉइंटर से अगर हम करने को बोल रहे हैं तो उसके लिए पहले आप पॉइंटर्स बनाएंगे। पहले सिंपल घर बना चुके हैं, अब हम उन तीनों सिंपल घर को पकड़ने के लिए अलग अलग पॉइंटर्स बनाएंगे। तो हम इंटीजर टाइप का पहला पॉइंटर p नाम का बनाए, सेकेंड पॉइंटर हम q नाम का बनाए। हाँ, ये भूल गए, पॉइंटर उसी से ना बनेगा, नहीं देंगे स्टार तो पॉइंटर कैसे बनेगा?
देखिए अगर हम स्टार नहीं देते हैं तब तो सिंपल घर बन जाएगा ना। पॉइंटर का सिंटैक्स ही है, पॉइंटर का फिक्स नहीं रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसका एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। डायरेक्ट पॉइंटर से क्वेश्चन है ये गारंटी नहीं है। लेकिन देखिए आगे चलकर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक आएगा लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, तो वो सब बिना पॉइंटर के आप नहीं कर सकते हैं। बात ये है, यानी पॉइंटर टॉपिक डायरेक्ट नहीं आता है तो इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होके आता है, ऐसा होता है इससे। हाँ तो हम ये बोल रहे पॉइंटर बनाने के लिए तो एस्ट्रिक साइन देना ही पड़ेगा ना, बिना उसके तो पॉइंटर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो डेटा टाइप लिखेंगे, एस्ट्रिक लिखेंगे, पॉइंटर का नाम देंगे, तभी बनेगा पॉइंटर। स्टार उड़ा दीजिएगा तब तो वो ऑर्डिनरी वेरिएबल बन गया। तो पॉइंटर का ये सिंटैक्स ही है, ये रूल में ही है स्टार लगाना यहाँ पे पॉइंटर बनाने के लिए। हाँ तो हम ये बोले कि P नाम का पॉइंटर बन गया, Q नाम का पॉइंटर बन गया, R नाम का पॉइंटर बन गया। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंटर्स इंटीजर टाइप का क्यों चुने हैं, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप का था। अच्छा सुनो एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए, फिर हम बोले थे ना पॉइंटर रिमोट की तरह है। तो जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का, जिस मॉडल का टीवी होता है, फिर रिमोट आपको उसी ब्रांड का, उसी मॉडल का लेना पड़ता है, ताकि उस टीवी का सारा फीचर्स उसके मॉडल के हिसाब से उसके रिमोट में रहे। तो जरा सोचिए आपका घर ए है इंटीजर टाइप, तो जो पॉइंटर उसको संचालित करेगा, जो पॉइंटर ए को पॉइंट करेगा, उसको भी इंटीजर लीजिएगा, फ्लोट मत लीजिएगा। अगर आपका ए फ्लोट है तो प्लीज अपने पॉइंटर को फ्लोट बना लीजिएगा, इसका भी ध्यान रखना है। ये तो हम आपको इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर में दिखाए थे ना, डेटा टाइप में जो वेरिएबल है उसी टाइप का पॉइंटर है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। एनीवेज तो हम यहाँ P नाम का पॉइंटर, Q नाम का पॉइंटर, R नाम का पॉइंटर्स बना दिए। इन तीनों का क्वालिटी हम इंट ही रखे हैं, क्योंकि मेरा ABC इंट है, क्योंकि जैसा टीवी वैसा ही रिमोट्स। तो ऐसा करने से PQR पॉइंटर तो बना, लेकिन उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगा इनिशियली। तो हम चाहते हैं कि मेरा P नाम का पॉइंटर A के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मशीन को सपना नहीं आएगा कि वो अपने से कनेक्ट कर लेगा, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। कैसे ऑर्डर देंगे आप सुनिए, आपको लिखना होगा P बराबर एड्रेस ऑफ A। तो जैसे ही आप लिखेंगे P बराबर एड्रेस ऑफ A, तो मेरे P में A का एड्रेस स्टोर हो गया। तो मेरा P नाम का पॉइंटर जब A का एड्रेस को स्टोर कर लेगा, तो यानी कि P हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू A, ऐसा हो जाएगा। मेरे Q नाम के पॉइंटर में अगर एड्रेस ऑफ B आ जाएगा, तो मेरा Q नाम का पॉइंटर B के एड्रेस को स्टोर कर लेगा, ऐसा मानिए। और अगर मेरे R में एड्रेस ऑफ C आ जाएगा, तो इसको लिखते के साथ R C को पॉइंट करने लग गया, ये मानिए। अब हम बोले कि A और B को जोड़ के C में देना था, तो सीधा सा बात है, अगर A को P पॉइंट कर रहा है, अगर A को P पॉइंट कर रहा है, तो A के इक्विवेलेंट होगा D रेफरेंस P। B को Q पॉइंट कर रहा है, तो B के इक्विवेलेंट होगा D रेफरेंस Q। अब क्योंकि हमको AB को जोड़ना है, तो हमको लिखना होगा D रेफरेंस P प्लस D रेफरेंस Q। और इसको जोड़ के C में क्योंकि सौंपना है, तो हम यहां लिखेंगे D रेफरेंस R। सो दिस D रेफरेंस R इज इक्वल टू C, D रेफरेंस P इज इक्वल टू A, D रेफरेंस Q इज इक्वल टू B। तो इन दोनों को जोड़ के जैसे C में डलवाते थे, यही काम पॉइंटर्स के थ्रू ऐसे करना पड़ा, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू जोड़कर हमारे, हाँ ये आपको देखिए, जब आपको वेरिएबल जहां पे, जैसा आपको लगता है कि आपको वहां वेरिएबल का नाम चाहिए, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल का आपको इस्तेमाल करना है, और उसको पी पकड़ के बैठा है, तो उस समय पॉइंटर को डी रेफरेंस करना होता है। स्टार सिर्फ तभी लगाइएगा, और एक बार स्टार लगेगा जब पॉइंटर पहली बार बनता है। सुनिए, जब पॉइंटर बनता है तो स्टार तो लगाना कंपलसरी है, उसको तो अब आप दरकिनार करिए। लेकिन पॉइंटर में अगर कोई एड्रेस को ठूसना है, पॉइंटर में अगर कोई एड्रेस को स्टोर करना है, तब आप खाली नाम लिखेंगे PQR, तब आप वहां स्टार नहीं लगाइएगा, एक बात यह है। और जब आपका पॉइंटर उस वेरिएबल को पकड़ लिया ऐसा लिखने से, और जब आपको उस वेरिएबल को अब इस्तेमाल करना है, तब उसको डी रेफरेंस करना पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि आपको यहाँ पे ए का काम है, तो पॉइंटर को डी रेफरेंस कर लीजिए स्टार लगा के। सिंपल सा चीज है, दो तो बात ही है। अगर पॉइंटर को देना है तो डायरेक्ट PQR लिखेंगे, अब पॉइंटर जिस वेरिएबल को पकड़ के बैठा है उसको इस्तेमाल करना है, तब डी रेफरेंस करेंगे। और एक बार स्टार लगा था जब पॉइंटर पहली दफा क्रिएट हुआ था, वो तो केस ही अलग है। बस इस बेसिक रूल को ध्यान रखें, डाउट नहीं होगा।
हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि पॉइंटर का जो फंडामेंटल्स था कि पॉइंटर से कैसे वैल्यूज को एक्सेस करना, कंट्रोल होता है, पॉइंटर कैसे बनता है, वो सब समझने के बाद अब हम लोग पॉइंटर टॉपिक को मर्ज करेंगे, पॉइंटर टॉपिक को मिक्स करेंगे एक दूसरे टॉपिक किसके साथ, फंक्शन के साथ। क्योंकि फंक्शन चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, फंक्शन टॉपिक आप सीख लिए हैं, तो आज हम लोग पॉइंटर टॉपिक को फंक्शन टॉपिक के साथ मिक्सअप करने जा रहे हैं, ग्रुप करने जा रहे हैं। तो एक बात सुनिए, जब आप पॉइंटर को फंक्शन के साथ मिक्स करेंगे तो आपको दो टॉपिक्स यहां पे कंबाइन करना होता है, मतलब दो टॉपिक यहां पे अराइज होता है, सॉरी, जिसमें एक टॉपिक का नाम है पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, एक टॉपिक हम लोगों का ये है, और सेकेंड टॉपिक जो इसकी कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा उसका नाम है फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर। तो ये जो दो टॉपिक्स है वो यहाँ पे पॉइंटर एंड फंक्शन का फ्यूजन करने से, कॉम्बिनेशन करने से दिखाई पड़ रहा है। तो ये टॉपिक्स है क्या, पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, ये टॉपिक है क्या, उसको एक बार आप रफ में सुनिए। देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका नाम शो है, रफली मान लीजिए ना, शो कोई फंक्शन है, शो कोई फंक्शन है और ये उसका बॉडी है, फंक्शन के अंदर कुछ कुछ कोडिंग है। तो सुनिए, अगर मेरे शो फंक्शन के ब्रैकेट में, शो फंक्शन के ब्रैकेट में अगर कोई यहां पे इंट के साथ मान लो एक्स लिखता है, तो जरा सोचिए, शो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अगर किसी ने इंट एक्स लिखा है तो आप कहते हैं कि आपका फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा। तो क्योंकि मेरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में इंटीजर है तो आप उसको कहेंगे इंटीजर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। लेकिन ध्यान से देखना, अगर कभी ऐसा स्थिति आया कि आपके फंक्शन के ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट है उसमें यहां पे बीच में स्टार भी लगा हुआ है, यानी ऐसे लिखा, सुनिए, इंट स्टार फिर कोई नाम एक्स वाई जो भी नाम है, अब आप इसको बोलेंगे क्योंकि ये पॉइंटर हो गया, इतना सिंपल है। अगर इंट स्टार एक्स किसी ने लिखा तो ये एक पॉइंटर हो गया। अब पॉइंटर कहां पे इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में। तो अगर आप पॉइंटर को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में लिख देंगे तब उस टॉपिक का नाम होगा पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, उस टॉपिक का नाम होगा। अब सुनिए, अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप में आप इंट लिखते हैं, मान लीजिए जिस भी कारण से फंक्शन की रिटर्न टाइप में इंट लिखते हैं तो मेरा फंक्शन इंटीजर लौटा रहा है, लेकिन अगर आप फंक्शन के रिटर्न टाइप में इंट के साथ स्टार लगा देते हैं तो जरा सोचो, फंक्शन का ये रिटर्न टाइप है और रिटर्न टाइप में इंट नहीं है प्लेन, अगर इंट के साथ स्टार लगा है तो इसका मतलब ये इंट स्टार का मतलब ये पॉइंटर को बताना चाहता है। देखिए ना, जब आप इंट स्टार एक्स लिखे थे तो एक्स तो एक पॉइंटर ना बन गया, उसी तरह से अगर रिटर्न टाइप में इंट स्टार है तो आपका फंक्शन पॉइंटर लौटाएगा क्योंकि इंट स्टार यहां पे पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, और तब आप कहेंगे फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। तो सुनो, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पॉइंटर लिखा होगा तो आप कहेंगे पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप में अगर इंट स्टार लिखा होगा तब आप कहेंगे, सॉरी, तब आप कहेंगे उसको क्या, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। फंक्शन क्या लौटा रहा है, पॉइंटर लौटा रहा है क्योंकि आपके फंक्शन के रिटर्न टाइप में पॉइंटर है। तो फर्स्ट टॉपिक था पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट और सेकेंड टॉपिक था फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, यानी मेरा फंक्शन देखो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। तो इन दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल प्रोग्राम के साथ यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, तब आपको आइडिया होगा कि इन दो टॉपिक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये लिखा यहां पे देखिए, हम यहां पे इन टॉपिक्स को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बहुत सिंपल टॉपिक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, आप एक प्रोग्राम लिखिए जो फाइंड करेगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी आप एक प्रोग्राम लिखिए, आप एक प्रोग्राम लिखिए जो दो नंबर्स में से लार्जेस्ट फाइंड करेगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स, उसके बाद क्या लिखा है, यूजिंग पॉइंटर एंड फंक्शन। सुनिए, हम आपको क्या बोले, आप एक प्रोग्राम लिखिए C++ में जो दो नंबर में से
लार्जेस्ट डिटेक्ट करेगा। तो आपका प्रोग्राम 2 नंबर में से लार्जेस्ट डिटेक्ट करेगा, और ये करने के लिए आपको पॉइंटर और फंक्शन दोनों टॉपिक का फ्यूजन करना है, ग्रुप करना है। तो जब आप पॉइंटर और फंक्शन टॉपिक को ग्रुप करके 2 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यही दोनों टॉपिक्स को असेंबल करके देखने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो आप इसका आंसर देखिए, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडर फाइल लेंगे #include iostream.h। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, #include, देखिए क्या लिख रहे हैं, conio.h, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, हम यहाँ पे इंट स्टार लिख रहे हैं, रिटर्न में पॉइंटर दे रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन का नाम देखो हम क्या लिख रहे हैं, लार्जेस्ट। गौर से देखिए, लार्जेस्ट मेरे फंक्शन का नाम है। अब मेरे फंक्शन के रिटर्न टाइप में पॉइंटर है, मतलब मेरा फंक्शन काम धाम निपटा के पॉइंटर लौटाएगा। अब ब्रैकेट में जाकर देखिए हम क्या लिखे हैं, इंट स्टार पी कॉमा इंट स्टार क्यू, मतलब मेरा जो फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट में पॉइंटर्स का जिक्र है। मतलब मेरा फंक्शन मेरे से पॉइंटर्स मांगेगा, उनके बेसिस पे लार्जेस्ट निकालेगा, अब पॉइंटर लौटा देगा। फिर देखो हम इसको यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। चलिए अंदर जाके हम इसमें कुछ कोडिंग लिख रहे हैं। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं इफ, देखो यहां जब इंट स्टार पी किए थे ना, तो वहां पे पॉइंटर क्रिएट हुआ था पहली दफा। और जब आप बाद में कभी स्टार पी करेंगे तो इसका मतलब आप वहां पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहे हैं, पहचानना सीखिए। यहाँ पे पॉइंटर बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब बनने के बाद कभी डी रेफरेंस स्टार पी करोगे तो उसको डी रेफरेंस पी बोलना होगा। और डी रेफरेंस पी का मतलब आप समझते हैं, डी रेफरेंस पी का मतलब आपका पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, आप उस वेरिएबल को इस जगह पे इमेजिन कीजिएगा। तो क्या डी रेफरेंस पी इज ग्रेटर देन डी रेफरेंस क्यू? अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे रिटर्न के साथ पी लौटाना होगा, और अगर ये गलत होगा तो एल्स में जाके रिटर्न के साथ क्यू लिखना होगा। और यहाँ पे मेरा फंक्शन खत्म, एकदम छोटा सा फंक्शन है, बहुत इजी। तो मेरे फंक्शन का नाम लार्जेस्ट है, ओके। सुनो, मेरा लार्जेस्ट फंक्शन के कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? मेरे लार्जेस्ट फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और दोनों आर्ग्यूमेंट पॉइंटर्स है। सोचिए, फंक्शन का नाम लार्जेस्ट है और आर्ग्यूमेंट में 2 ठो पॉइंटर्स है, तो इसको आप कहेंगे पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, इसको कहेंगे। और फंक्शन का रिटर्न टाइप में क्या है, देखिए फंक्शन का रिटर्न टाइप में क्या है, पॉइंटर, तो आप उसको कहेंगे फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। तो ये टॉपिक है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। तो आप देखिए दोनों टॉपिक मेरे इस छोटे से फंक्शन में कंबाइन किया है। फर्स्ट टॉपिक है यहां, सेकंड टॉपिक दिख रहा होगा यहां। तो इसकी यूज में आने से पहले आपको तो पता है प्रोग्राम का जिंदगी मेन से शुरू होगा। तो चलिए मेन से कहानी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन में गए, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक घर ए बनाए, एक घर बी बनाए, और एक हम पॉइंटर बना रहे हैं बिग नाम का। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे इंट में स्टार बिग लिखा है, तो बिग एक पॉइंटर क्रिएट हो रहा है, और ए और बी ऑर्डिनरी घर क्रिएट हो चुका है। सुनिए, क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सी आउट के द्वारा यूजर से 2 नंबर्स मांगने जा रहे हैं। एंटर द 2 नंबर्स, शॉर्ट में लिखे नंबर्स, ओके। रीड किसने किया, सी इन ने। पढ़ के किस में डाला, ए और बी में रेस्पेक्टिवली 2 नंबर्स को पढ़ के आपने डाला। अब देखिए क्या करना है, आपको लिखना होगा बिग। बिग देखो पॉइंटर का नाम है, तो आपको लिखना होगा बिग इज इक्वल टू, फंक्शन कॉल कर दीजिए। कौन सा फंक्शन कॉल कर दिए हैं आप, लार्जेस्ट। अब ब्रैकेट में क्या करिएगा आप, ए का एड्रेस को ढकेल के भेज दीजिए और बी का एड्रेस को भी पास कर दीजिए। तो क्या होगा, ए का जो एड्रेस है लार्जेस्ट फंक्शन कॉल होने पे कंट्रोल लार्जेस्ट फंक्शन में जाएगा, ए का एड्रेस को पकड़ के पी पॉइंटर को सौंपेगा, अब बी का एड्रेस को ले जाके क्यू नाम के पॉइंटर में सौंपेगा, ऐसा होगा। और अंत में हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, सी आउट, एक सेकेंड, सी आउट यहां पे क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, देखो पॉइंटर का नाम बिग है तो हमको वैल्यू से मतलब है। अब तो हमको लिखना होगा डी रेफरेंस बिग। डी रेफरेंस बिग क्यों किया अभी हम बताते हैं।
प्रोग्राम खत्म होने के कगार पे है तो हम यहाँ गेट सी एच यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो एक बार हम इसको अब करने जा रहे हैं एक्सप्लेन, फिर आपको डाउट नहीं होगा। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो हेडर फाइल लिए istim.h सी आउट और सी इन के लिए। नेक्स्ट हेडर फाइल conio.h क्लियर स्क्रीन फंक्शन एंड गेट सी एच के गाइडेंस के लिए conio.h। हम यहाँ पे आज एक फंक्शन क्रिएट किए हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन किए हैं। सी फंक्शन का नाम है लार्जेस्ट। ध्यान से देखना, मेरे फंक्शन का नाम लार्जेस्ट है, ठीक है। तो फंक्शन की ब्रैकेट में जो चीज होता है उसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट कहते हैं। तो मेरे फंक्शन का नाम लार्जेस्ट है, तो इसमें देखिए दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है इंटीजर पॉइंटर p नाम का और सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इंटीजर पॉइंटर q नाम का। तो मेरे लार्जेस्ट फंक्शन में दो पॉइंटर्स मौजूद हैं p एंड q। तो इस टॉपिक का नाम हो गया पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब मेरे फंक्शन के अंदर जो भी कोशिश हुआ है वो हम बता रहे हैं क्या है। बस आप ये देखिए फंक्शन की रिटर्न टाइप में क्या प्रॉमिस हुआ है, यानी आपका फंक्शन क्या लौटाना चाहता है। तो आपका फंक्शन इंटीजर पॉइंटर लौटाना चाहता है यहां से, तो उसको नाम देंगे फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। तो ये दोनों टॉपिक आप यहां पे यूज होता हुआ देख रहे हैं। तो प्रोग्राम का जिंदगी यहां से तो नहीं ना चालू होगा, प्रोग्राम का जिंदगी तो मेन से चालू होगा। तो काम को सीक्वेंस में मेन से ही आप चालू कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये है हम लोगों का मेन फंक्शन, ये है हम लोगों का मेन फंक्शन। तो आप मेन फंक्शन के भीतर प्रवेश कीजिए। पता है जब आप मेन फंक्शन के भीतर प्रवेश किए, गौर से देखिएगा, जब आप मेन फंक्शन से प्रोग्राम का जिंदगी चालू करके मेन फंक्शन के भीतर प्रवेश किए तो आप इंटीजर टाइप का एक घर ए नाम का बनाए। याद रखिएगा मेन फंक्शन के भीतर, मेन के भीतर ए नाम का घर बनाए, मतलब वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल किस नाम का बनाए, बी नाम का बनाए। अब गौर से देखिए ए और बी सिंपल वेरिएबल है, पर बिग नाम का एक घर बनाए, उसके आगे स्टार लगा है इस घोषणा वाले लाइन में। तो जब इंटीजर के साथ जब घोषणा चल रहा था उस समय जब स्टार दिखता है तो हम लोग कहेंगे कि बिग नाम का पॉइंटर क्रिएट हुआ। ये जो बिग नाम का पॉइंटर क्रिएट हुआ इंटीजर टाइप का। एक बात और, अभी ए के अंदर गार्बेज वैल्यू है, बी के अंदर गार्बेज वैल्यू है। अब बिग नाम का जो पॉइंटर है उसके अंदर भी अभी गार्बेज वैल्यू है। तो देखो ए में भी गार्बेज वैल्यू, बी में भी गार्बेज वैल्यू, अब बिग नाम के पॉइंटर में भी गार्बेज वैल्यू है अभी के लिए। समझ गए बात। अब देखो क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, देखो दिस इज माय मॉनिटर। सुनिए आपके मॉनिटर पे आके क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, स्क्रीन का गंदगी साफ कर दिया, ठीक है, यहां सफाई हो गया। उसके बाद देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो रहा है। ये सी आउट क्या छापा मॉनिटर पे, एंटर द टू नंबर्स। देखो यहां पे मैसेज आएगा मॉनिटर पे, एंटर द टू नंबर्स। ये मैसेज आया, इस मैसेज को पढ़ के आप समझ गए मॉनिटर पे कि आपको दो नंबर डालना है। तो हम एक नंबर दे दिए कितना 5 और दूसरा नंबर दे दिए कितना 20। गौर से देखिए 5 और 20 दो सिंपल नंबर है, उसको सीन पढ़ा और किस में इनपुट करवा दिया, ए और बी नाम के ब्लॉक्स में। तो ए को मिल गया 5, अब बी को मिल गया 20। तो ए में 5 है, बी में 20 है। देख के पता चल रहा है बड़ा नंबर कौन है, देख के पता चल रहा है कि बड़ा नंबर 20 है। पर आपको ये काम पता लगाना है पॉइंटर और फंक्शन का कॉम्बिनेशन से, मुद्दा तो ये है। तो चलो वो काम आप शुरू करते हैं। सुनिए ए और बी का जुगाड़ हो गया ना, अब आपको ड्यूटी मिला है कि जाके लार्जेस्ट निकालिए। तो सुनिए लार्जेस्ट निकालने का जो ड्यूटी है वो आपको फंक्शन देने को बोला गया है। लार्जेस्ट निकालने का ड्यूटी वो आपको फंक्शन को देने को बोला गया है। तो प्लीज आप यहां पे इधर क्या इसको मत देखिए, अभी आप ये बताइए किस फंक्शन को आप कॉल करने जा रहे हैं। आप यहां पे इस लाइन में देखिए लार्जेस्ट फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह मालूम है जब फंक्शन कॉल होगा लार्जेस्ट तो आपका कंट्रोल यहां से उड़ते उड़ते भागते भागते लार्जेस्ट फंक्शन में पहुंचा, ठीक है ना। आप मेन फंक्शन में थे कब से, अब लार्जेस्ट फंक्शन कॉल कीजिएगा तो कंट्रोल लार्जेस्ट फंक्शन में चला जाएगा। डायग्राम में देखिए मेरा कंट्रोल किस फंक्शन में छलांग मार गया, मेरा कंट्रोल लार्जेस्ट नाम के फंक्शन में छलांग मार चुका है। तब हम लार्जेस्ट में चले गए हैं, माइंड इट। एक बात और सुनिए, जब आप लार्जेस्ट में जा रहे थे तो अपने साथ क्या पकड़ पकड़ के ले गए,
तो गौर से देखिए, जब आप लार्जेस्ट में जा रहे थे तो आप क्या किए, ए नाम का जो वेरिएबल था उसके एड्रेस को पकड़ के ले गए। पहली बार हो रहा है कि हम एड्रेस को फंक्शन में टांग टांग के ले जा रहे हैं। आपको याद होगा पहले जब हम फंक्शन कॉल करवाते थे आपसे तो हम खाली ए कॉमा बी ऐसे लिखते थे। आज देखिए नया चीज, आज हम लोग ए का एड्रेस को टांग के ले जा रहे हैं। अब गौर से सुनिए, अगर आप ए का एड्रेस को टांग के ले जाएंगे तो एड्रेस को पकड़ने का क्षमता पॉइंटर में होगा, इसीलिए पॉइंटर का भी यहां पे जुगाड़ किया गया है। गौर से देखिए, आपको याद है जब आप पहले फंक्शन पढ़ते थे, फंक्शन जब कॉल करते थे तो आप ए कॉमा बी ऐसे मामूली चीज भेजते थे, और जब ए कॉमा बी मामूली चीज भेजते थे तो उसको पकड़ने के लिए याद कीजिए इंट पी इंट क्यू मामूली लिखा होता था। आज क्या मुद्दा उठ गया, आपको ए का एड्रेस और आपको बी का एड्रेस भेजना है। सोचिए, अगर ए का एड्रेस भेज रहे हैं तो एड्रेस भेजेंगे तो पकड़ने वाला भी तो चाहिए। तो मेरा ए का जो एड्रेस है उसको पकड़ने के लिए पी नाम का हम पहले से पॉइंटर का जुगाड़ कर लिए हैं, इसीलिए यहां पॉइंटर बनाना पड़ा। तो पता है पी नाम का पॉइंटर कहां बनाना पड़ा, लार्जेस्ट फंक्शन के अंदर। तो सुनो, मेरा लार्जेस्ट फंक्शन पी नाम का पॉइंटर बना के बैठा है, और जानते हैं क्या होगा, पी नाम के पॉइंटर में जानते हैं क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए पी नाम के पॉइंटर को मिलेगा। तो सुनो, पी नाम के पॉइंटर को एड्रेस ऑफ ए जब मिलेगा तब आप कहेंगे अरे देखो मेरे पी में ए का एड्रेस है तो मेरा पी ए को पॉइंट कर रहा है। अब आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी पी नाम का पॉइंटर वहां से बैठे बैठे ए को पॉइंट कर रहा है, वो देखिए आप। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बी का एड्रेस किसको मिला, क्यू नाम के पॉइंटर को मिला। यहां समझिए, बी का एड्रेस किसको मिला, क्यू नाम के पॉइंटर को मिला। तो क्या हो गया, ये जो आपका क्यू नाम का पॉइंटर है उसको एड्रेस ऑफ बी मिला। तो ऐसा करने से मेरा क्यू नाम का पॉइंटर बी को पॉइंट करने लग गया। तो गौर से सुनिए, पी यहां पे कोई मामूली चीज नहीं है, पी एक पॉइंटर है और पी नाम के पॉइंटर को ए का एड्रेस मिला। क्यू एक दूसरा पॉइंटर है, उसको बी का एड्रेस मिला। तो अब आप कह सकते हैं बेधड़क कि पी और क्यू ए और बी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। पी और क्यू ए और बी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ऐसा हो गया। चलिए अब अंदर आइए, देखिए अंदर घुसने के बाद अब जो करना है सो सुनिए। आपको पता लगाना था कि ए और बी में बड़ा वैल्यू कौन है। मेरा बात समझिए, आपको पता लगाना था कि ए और बी में बड़ा वैल्यू कौन है, ठीक है। तो पता, जब आप लार्जेस्ट फंक्शन में कंट्रोल लेकर गए थे तो आप तो एड्रेस भेजे हैं ए का और बी का। तो क्या हुआ, ए का एड्रेस पी के नियंत्रण में है और बी का एड्रेस क्यू के नियंत्रण में है, ठीक है। अब आपको बड़ा वैल्यू ढूंढना है तो आप अपने पॉइंटर को डी रेफरेंस कीजिएगा। सुनिए, आप अपने पॉइंटर को जब डी रेफरेंस कीजिएगा तब जाके आपको ए और बी मिलेगा। देखिए पी को डी रेफरेंस करिएगा, देखिए ना, पी को डी रेफरेंस करिएगा तो पी को डी रेफरेंस करने से वो ए समझेगा, और जब ए समझेगा तो आपको उसका वैल्यू देगा। और जब आप क्यू नाम के पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे तो क्यू नाम के पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे तो वो उसको बी समझेगा, क्योंकि आपको याद है डी रेफरेंस करने से आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर पाते हैं जिसको पॉइंटर पॉइंट करता है। इसका तो यही मतलब था आसान सा। तो इसको समझिए। हम ये बताइए, इफ ने क्या चेकिंग किया, क्या डी रेफरेंस पी इज मोर देन डी रेफरेंस क्यू, जरा बताइए। डी रेफरेंस पी मतलब क्या, तो आपने अभी अभी सुना था मेरा पी नाम का पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा है। मेरा पी नाम का पॉइंटर क्योंकि ए को पॉइंट कर रहा है तो डी रेफरेंस पी का मतलब हो गया मेरा वाला ए। तो ए समझिए, इसको इसको आप समझिए। देखिए ये जो लिखा है यहाँ पे चीज, इसको आप समझिए कि वो ए है, ठीक है ना। तो क्या ए इज ग्रेटर देन डी रेफरेंस क्यू का मतलब, क्यू जिसको पॉइंट किया, तो क्यू किसको पॉइंट किया, बी को। तो बी समझने का मतलब डी रेफरेंस क्यू का मतलब अब आप बी समझेंगे। तो सोचिए, आप लिखे हैं डी रेफरेंस पी इज ग्रेटर देन डी रेफरेंस क्यू, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या ट्रीट करेगा कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी। तो हमको तो वही चाहिए था, हमको तो ए को बी से चेक करना था। तो एक बात बताओ, मेरे ओरिजिनल ए में कौन है, 5, मेरे ओरिजिनल बी में कौन है, 20। तो क्या 5 इज मोर देन 20, रॉन्ग। सुनिए, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है क्या, रॉन्ग। सुनिए, रॉन्ग होगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरा कंडीशन रॉन्ग हो गया। तो अगर कंडीशन रॉन्ग हो गया तो हमको जाना होगा एल्स में।
पता है, जब ये कंडीशन रॉन्ग हो गया तो जब हम एल्स में गए तो एल्स में जाने का मतलब है कि मेरा बड़ा नंबर 20 है। जब ये रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब है कि मेरा बड़ा नंबर b है, यानी कि 20 है। तो एक बात बताओ, फंक्शन क्या लौटाने का वादा किया था? पॉइंटर। गौर से देखिए, मेरा फंक्शन क्या लौटाने का वादा किया था? पॉइंटर। और क्योंकि मेरा बड़ा नंबर b में है, क्योंकि मेरा बड़ा नंबर b में है, तो ये बताओ b को कौन पॉइंट कर रहा है? b को कौन पॉइंट कर रहा है? q पॉइंट कर रहा है। तो आपको रिटर्न में क्या लिखना पड़ गया? q। तो पता है आपको, क्योंकि पॉइंटर लौटाना था तो आप रिटर्न में क्या लिखे हैं? q। अब मेरे q में, q तो मेरा पॉइंटर है, तो मेरे q में कौन जमा है? b का एड्रेस। मेरे q में b का एड्रेस जमा है। तो जब आप q को लौटाइएगा तो इसका मतलब b का एड्रेस लौटेगा। तो चलिए, लौटने का टाइम आ गया। रिटर्न किसको लौटा दिया? q को। तो जब आप यहां से लौटे 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 तो क्या लौटा के ले गए? q को लौटा के ले गए। याद करिए, q एक पॉइंटर है, q एक पॉइंटर है। तो जब आप q को लौटा के ले गए तो वो q लौट के किसको मिला? बिग को। और ये भी याद करिए, बिग भी एक पॉइंटर था। याद है ना, बिग एक पॉइंटर था। जरा सोचिए, लार्जेस्ट फंक्शन में जब आप गए तो वहां से क्या लौटा के लाए? लार्जेस्ट से क्या लौटा के लाए? q। और q एक पॉइंटर है। और q जब लौटा तो q के लौटने का मतलब है कि वहां से एड्रेस ऑफ b लौटा। जब आप q लौटाएंगे तो क्योंकि q पॉइंटर है तो q लौटाने से एड्रेस ऑफ b लौटा। तो जो एड्रेस ऑफ b लौटा वो किसको मिल गया? बिग को। अब बिग एक पॉइंटर था, तो क्योंकि बिग एक पॉइंटर है, देखो, क्योंकि बिग एक पॉइंटर है, बिग नाम के पॉइंटर में q आया, तो q आने का मतलब, q आने का मतलब है कि मेरे बिग में एड्रेस ऑफ b आ गया। अब आप कह सकते हैं, देखिए, अब आप कह सकते हैं कि बिग तो पॉइंटर था, बिग तो पॉइंटर था, तो बिग नाम के पॉइंटर को लौट के क्या मिला है? क्यू मिला है। और क्यू मिलने का मतलब है एड्रेस ऑफ बी मिला है। तो बिग नाम का पॉइंटर में अगर एड्रेस ऑफ बी आ चुका है तो आप कहेंगे कि बिग बी को पॉइंट कर रहा है। ये जो बिग है उसमें एड्रेस ऑफ बी है, तो बिग जो है वो बी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि उसी में बड़ा वैल्यू है। खुद देखिए, तो बिग नाम का पॉइंटर बी को पॉइंट करने लग गया जिसमें बड़ा वैल्यू है। बिग नाम का पॉइंटर बी को पॉइंट करने लग गया जिसमें बिगर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है। पर याद रखना, बिग एक पॉइंटर है। अब बिग बी को पॉइंट कर रहा है, तो ये निष्कर्ष निकल चुका है कि बिग बी को पॉइंट कर रहा है, यानी बड़ा वैल्यू का जो स्टोरेज है वो बी में है। अब चलो रिजल्ट आपके देखते हैं। लॉट जब आप नीचे आ गए हैं, मेन में आने के बाद लॉट के जब नीचे आ गए हैं, तो ये सी आउट देखिए क्या प्रिंट करेगा। अंत में ये जो सी आउट है देखिए क्या प्रिंट करेगा? लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू। तो आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, देखिए ना, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर डी रेफरेंस बिग क्यों लिखा है। देखो, बिग एक पॉइंटर है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? एड्रेस ऑफ बी। तो मेरे बिग में क्योंकि एड्रेस ऑफ बी जमा है, यानी कि मेरा बिग बी को पॉइंट कर रहा है, तो अब हमको बी का वैल्यू रिकवर करना है, हमको बी का वैल्यू रिकवर करना है। उसी के लिए आपको यहां पे डी रेफरेंस बिग लिखना होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे बिग में क्यू लौटा था, तो क्यू लौटने का मतलब है मेरे बिग में एड्रेस ऑफ बी आ गया, यानी कि मेरा बिग बी को पॉइंट कर रहा है। तो क्योंकि बी में बड़ा वैल्यू है उसी को छापना है, तो बिग को डी रेफरेंस तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग डी रेफरेंस बिग जब लिखेंगे तो डी रेफरेंस बिग लिखने से क्या होगा? बिग जिसको रेफर कर रहा है, जब ये डी रेफरेंस होगा तो बी का वैल्यू रिकवर कर लेगा। तो बी का वैल्यू कितना है? 20। तो आंसर में कितना आ जाएगा? 20। उसके बाद देखो गेट सी एच आ गया, स्क्रीन होल्ड हुआ, आप कोई की प्रेस करेंगे, फिर मेन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा। फिर मेन खत्म, लाइफ खत्म। तो इसमें बस आप एक चीज ये समझिए ना, फंक्शन जब कॉल हुआ था तो आप क्या किए थे? ए का और बी का एड्रेस को ट्रांसफर किए, और एड्रेस का स्वागत करने के लिए पॉइंटर्स पड़ा हुआ था वहां। तो P नाम का पॉइंटर A का एड्रेस का स्वागत किया, और Q नाम का पॉइंटर B का एड्रेस का स्वागत किया, ठीक है। अब आपको पता लगाना था बड़ा वैल्यू कौन है, इसीलिए पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ता है। तो जब आप P पॉइंटर को डी रेफरेंस किए तो वो A समझा, और Q को डी रेफरेंस किए तो B समझा। तो A अगर B से बड़ा नहीं है
इसका मतलब बड़ा वैल्यू बी में था। तो अगर बड़ा वैल्यू बी में था तो बी का पॉइंटर कौन सा था, क्यू, इसीलिए फॉल्स में जाके जब एल्स में गए तो रिटर्न क्या लौटा दिया, क्यू। क्योंकि ये क्यू एक पॉइंटर है, क्योंकि ये क्यू पॉइंटर है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप ही पॉइंटर था। तो क्यू नाम का पॉइंटर जब लौटा तो लौट के किस में स्टोर हो गया, बिग में। अब वो बिग भी एक पॉइंटर था, याद कीजिए। तो जब बिग नाम का पॉइंटर को क्यू मिला तो क्यू मिलने का मतलब हो गया कि उसको एड्रेस ऑफ बी मिला, क्योंकि क्यू जो था वो बी को पॉइंट कर रहा था। तो मेरे बिग में क्यू लौट के आया, यानी मेरे बिग में बी का एड्रेस आया, क्योंकि बी में बड़ा नंबर था। अब आपको बिग का वैल्यू चाहिए, मतलब लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो सी आउट में जब लिखोगे लार्जेस्ट नंबर इज, उसी के लिए बिग नाम के पॉइंटर को आपको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो जब आप बिग नाम के पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे तो उसका वैल्यू जो 20 था बी के अंदर स्टोर, वो रिकवर हो जाएगा और यहाँ पे मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें आपने ये देखा कि फंक्शन कॉल करने पे एड्रेस कैसे जाता है और उसको पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट करने से कैसे हैंडल किया जाता है, और फंक्शन से अगर पॉइंटर लौटाने का नौबत आया तो वो किस प्रकार हैंडल किया जाता है। तो फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर ये वाला स्थिति था, अब पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट ये वाला स्थिति था। तो इसको कैसे मैनेज किया गया वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और 11 और 12 दो दिन टेस्ट लेंगे, ठीक है। 11 तारीख को हम टेस्ट लेंगे लूप चैप्टर का, अब 12 तारीख को टेस्ट लेंगे 1D एरे 2D एरे जो चैप्टर है उस टॉपिक का, ठीक है। तो अपना पढ़ लीजिएगा, पर कल पढ़ाएंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, 11-12 को टेस्ट लेंगे।